हिंदी साहित्य समागम चैनल पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आज हम उत्तराखंड एलटी सिलेबस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट 5 देखेंगे, फर्स्ट पेपर से संबंधित। इससे पूर्व हम 4 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं और साथ ही 16 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट हम मार्च और मई के मंथ के बीच करा चुके हैं, संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित, जो कि हमने हर टॉपिक से किए 3 से 5 प्रैक्टिस सेट हम करा चुके हैं। तो ये संपूर्ण वीडियो आप जो है प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न, सत्यम शिवम सुंदरम किसका ध्येय वाक्य है? तो ए ज्ञान दर्शन, बी दूरदर्शन, सी युग्नो और डी यूजीसी। तो ये ध्येय वाक्य किसका होगा? दूरदर्शन का होगा। अगर हम दूरदर्शन की बात करें तो 1959 में इसका पहला प्रसारण हुआ था। वो किस नाम से हुआ था? तो वह दूरदर्शन के नाम से नहीं हुआ था, वो टेलीविज़न इंडिया के नाम से हुआ था। 1975 में इसका नाम जो है दूरदर्शन रखा गया था। ठीक है, तो प्रसारण और आपके पास आईटीसी लगा हुआ है तो इसमें डिजिटल से संबंधित दोनों चीज़ें आ सकती है। ठीक है, ये ज्ञान दर्शन उसी का ही चैनल है। ठीक है, जो प्रसारण करते हैं तो उसी के माध्यम से ही करते हैं, उसी के जो दूरदर्शन है संपूर्ण जो टेलीविज़न के चैनल है और रेडियो चैनल है, दोनों प्रसारण इसी के माध्यम से होते हैं। यह महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया, आपको नोट रखना होगा। दूसरा प्रश्न आता है कि सत्यम शिवम सुंदरम किस विचारधारा के दार्शनिक का विचार है? तो यह किसका हमने पढ़ा होगा, पूर्व में हमने बताया था, आदर्शवाद से संबंधित। अगर यह कथन आ जाएगा कि यह कथन किसका है, तो यह प्लेटो का होगा। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रकृति की ओर लौटो, यह किसका कथन था? रूसो का था। ठीक है, अगर वहाँ पर रूसो नहीं आता है तो प्रकृतिवाद से संबंधित। इसी प्रकार से हमें यहाँ नहीं बोलना है कि प्लेटो भी आएगा तो प्लेटो आप ये कथन प्लेटो का था। ठीक है, यह संबंध यह नहीं कि दूरदर्शन का वाक्य है। तो दोनों तरीके से आप इस क्वेश्चन को देखेंगे। बस इस क्वेश्चन का लाने का महत्व यही था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तराखंड माध्यमिक विद्यालय का प्रशासनिक ढांचे का सही क्रम होगा। तो क्या होगा? आप आकलन करें, सीधा डायरेक्ट ही क्वेश्चन हम करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा, आपने आकलन कर दिया होगा, तो इसका आंसर सही क्या होगा? ए होगा। ठीक है, प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक, मुख्य सहायक। मुख्य सहायक का मतलब जो क्लर्क होते हैं, ठीक है ना, और कनिष्ठ सहायक। ठीक है, इस प्रकार से इसका क्रम चलेगा माध्यमिक विद्यालय का प्रशासनिक ढांचा का। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार ने 2021 में कौन सा ई पोर्टल लॉन्च किया? तो कौन सा किया था? ए राजधानी सरकार, बी अपनी सरकार और सी देवभूमि सरकार और डी ग्रामीण सरकार। तो कौन सा पोर्टल लॉन्च किया था? तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी अपनी सरकार पोर्टल लॉन्च किया था। ठीक है, अगर हम देखें तो ई गवर्नेंस जो वर्ष था 2021 था। ठीक है, किसका? उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ये एक वर्ष जो है उसमें मनाया था। और दूसरा पॉइंट हम इसमें देखते हैं कि इसी के तहत जो है ई डिस्ट्रिक्ट योजना एक लाई थी। ठीक है ना, ई डिस्ट्रिक्ट योजना भी प्रारंभ की थी। तो ये सर्वप्रथम जो है पौड़ी से प्रारंभ हुई थी ई डिस्ट्रिक्ट योजना, काफ़ी बार पूछा जाता है। और यह 2009, आप भूलेंगे नहीं, इस पॉइंट को भी आप नोट रखेंगे कि इसका प्रारंभ 2009 से हुआ था और पौड़ी से स्टार्ट हुआ था ई जो है डिस्ट्रिक्ट की। और ई पोर्टल की बात आएगी तो ये अपनी सरकार नाम से ई पोर्टल लॉन्च किया था 2021 में। अगला प्रश्न है, वर्तमान में SC/ST के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटों का प्रावधान है। ठीक है, ये SC/ST OBC और अल्पसंख्यक आयोग आपके उसमें लगा हुआ है। तो उनके प्रावधानों के लिए, उनके आर्थिक रूप से उन्हें सशक्त करने के लिए किस प्रकार की योजनाएं हैं, तो उसी के तहत इस क्वेश्चन को बनाया गया है। तो ए 83 और 47, बी 47 और 83, सी 84 और 47 और डी है 79 और 41। तो इसका सही आंसर क्या है? वर्तमान की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट को आप नोट करेंगे, वर्तमान की बात है। अभी जो लोकसभा चुनाव में हुए थे वो वहाँ पर भी यह लागू किया गया था। तो तब कितना था? SC/SC सीटों का जो आरक्षित सीटों का प्रावधान था। तो इसका आंसर सही होगा, सी होगा। ठीक है, SC के लिए 84 सीटें और ST के लिए 47 सीटें, जबकि उससे पूर्व कितना था? 79 सीटें SC के लिए था
और 41 सीटें जो है एसटी के लिए था। इन दोनों पॉइंटों को आप नोट करेंगे। आगे हम देखते हैं कि पूर्व में हम चर्चा कर चुके हैं कि इनको संवैधानिक दर्जा कब कब मिला। तो मैं पूर्व में भी चर्चा कर चुका था कि पहले दोनों आयोग एक ही थे, लेकिन SC/ST आयोग जो है यह 90 जो संविधान संशोधन था 2003 में, तब जो है ये अलग हो गया था और उसके तहत 338 के तहत SC आयोग आता है और 338 क के तहत क्या आता है, संवैधानिक दर्जे की बात कर रहा हूँ। ठीक है, धाराएं काफ़ी हैं, अनुच्छेद काफ़ी हैं, लेकिन आप महत्वपूर्ण पॉइंट यही नोट रखेंगे कि 2003 में दोनों आयोग SC/ST अलग हो गए थे और 89 जो संविधान संशोधन के तहत SC का 338 आएगा, ST का 338 क आ जाएगा और OBC का आ जाएगा 338 ख के तहत संवैधानिक दर्जा मिल चुका है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है, तो पूरा वीडियो आप देखना जिससे आपका रचनात्मक ज्ञान हो। परिज्ञाता सीखने का सही क्रम होगा। ठीक है, उसमें 8 चरण है ना, तो इनका जो क्रम किस प्रकार से होगा, ए योजना, समीक्षा, व्यवस्था, मार्गदर्शन। दूसरा है समीक्षा, व्यवस्था, मार्गदर्शन, योजना। सी है व्यवस्था, योजना, समीक्षा और मार्गदर्शन और डी है व्यवस्था, योजना, मार्गदर्शन और समीक्षा। तो इसका सही क्रम क्या होगा, तो आपने आकलन कर दिया होगा पांचवें का, तो पांचवें का सही आंसर होगा ये। ठीक है, योजना होगा सर्वप्रथम, ठीक है, फिर समीक्षा होगा, व्यवस्था होगा, मार्गदर्शन होगा। यहाँ पर कन्फ्यूजन मत होना कि समीक्षा लास्ट में होगी, सराहना है लास्ट में। इसका जो लास्ट 8वां जो चरण होगा वो सराहना है। ठीक है, इस पॉइंट को आप नोट करेंगे, इसीलिए इस क्वेश्चन को बनाया गया। तो कई बार हमें कन्फ्यूजन होता है कि पहले व्यवस्था आएगा फिर कहीं समीक्षा अंतिम आएगी, ऐसा भी हो सकता है पहले व्यवस्था, योजना और फिर मार्गदर्शन फिर समीक्षा, तो यह नहीं होगा। ठीक है, ये पॉइंट होगा, बाकी आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब तो ये 3 महीने से पुरानी बातें हो चुकी है कि इतनी गंभीरता से सभी ने अध्ययन निश्चित तौर पर कर दिया होगा, और जब इतना कंपटीशन है तो आपको घूट घूट के पीना ही पड़ेगा। अगला प्रश्न है, ओबीसी वर्ग के लिए संवैधानिक दर्जे के लिए कौन सा विधेयक लाया गया। संसद की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, विधेयक की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कन्फ्यूजन मत होना। बाकी इसमें हम अगला फिर विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। 103, 102, 123, 125 जो विधेयक लाया गया संसद में वो कौन सा विधेयक था, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, यहाँ पर विधेयक की बात कर रहा है। मैं पूर्व में जब मैंने ओबीसी SC ST आयोग के संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो बनाया था तो उसमें बता चुका हूँ, जो ये विधेयक होता है ये बिल होता है। ठीक है, ये बिल होता है, और बिल ऐसा नहीं कि प्रत्येक विधेयक ही कानून बन जाए। जो अधिनियम होता है वह क्या होता है, एक्ट होता है। ठीक है, जो अधिनियम होता है वो एक्ट होता है। अधिनियम बन गया तो समझो वो बन गया, यानी उसको संवैधानिक दर्जा मिल चुका है। लेकिन ये संविधान में लाया गया था, ये 123वां संविधान संशोधन था। ठीक है, ये विधेयक था सिर्फ, यानी बिल था, एक्ट नहीं बना था। जब एक्ट बना तो एक्ट कितना था, अब हम पढ़ते हैं इसको कि ओबीसी को जो है 103 के तहत संवैधानिक दर्जा मिला। ठीक है ना, 103 के तहत संवैधानिक दर्जा मिला। ठीक है, 103 के तहत 18 में संवैधानिक दर्जा मिला था। ठीक है, इससे पूर्व नहीं था। लेकिन जब विधेयक लाया गया तो ये कितना था, 123वां था। तो कई विधेयक जो है फेल हो जाते हैं, यानी उस विधेयक बनते ही नहीं है, उस पर सहमति, आम सहमति बनती है नहीं, लोकसभा व राज्यसभा में वहाँ जो बाहर हो जाते हैं। तो विधेयक हर विधेयक संविधान में आ सकता है, परंतु यह निश्चित सुनिश्चित नहीं है कि प्रत्येक विधेयक बिल एक्ट बन जाए। यह महत्वपूर्ण फैक्ट आप अपने जहन में डाल लेना, नोट कर लेना। और SST वाले बहुत से होंगे, वो तो बहुत बेहतर रूप से इसको जानते होंगे। ठीक है, अगर आ जाएगा संवैधानिक दर्जा कब मिला, तो 103 के तहत, ठीक है ना, अधिनियम के तहत, और विधेयक के तहत 123 विधेयक था। ठीक है, इस महत्वपूर्ण पॉइंट को आप नोट कर लेना। और कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत से प्रश्न पत्र में, ग्रुप सी में तो बहुत बार आ चुका है, तो आप लोग जानते होंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, शिक्षक सदैव परमात्मा का पैगाम्बर होता है, यह कथन किस विचारक का है। अरस्तु, प्लेटो, वाटसन और जॉन डीवी।
तो शिक्षक सदैव परमात्मा का पैगाम्बर होता है, मतलब भगवान को रूप दिया गया है शिक्षक को। तो किसने यह बताने की कोशिश की है? सातवां का। तो इसका आंसर क्या है? जॉन डीवी है। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, लिंग भेदभाव का कारण नहीं है। तो लिंग भेदभाव का कारण क्या नहीं होगा? ए रंग भेदभाव, बी भाषाई भेदभाव, सी जाति भेदभाव और डी पारिवारिक भेदभाव। तो इसका सही आंसर होगा पारिवारिक भेदभाव, हम जो है इसका कारण नहीं हो सकता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, महात्मा गांधी को सम्मान उपाधियों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, उन्हें जो सम्मान मिली, जो उपाधियां मिली, काफ़ी मिला होगा, काफ़ी उन्हें सम्मान और क्या है उपाधियां मिली, इसीलिए तो उन्हें इस नाम से जाना जाता है राष्ट्रपिता। केवल राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? पिता तो एक ही होता है, राष्ट्रपिता की उपाधि उन्हें मिली है, बाबू की उपाधि मिली, महात्मा की उपाधि मिली। तो ए महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर, बी बाबू राजेंद्र प्रसाद, सी राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस और डी अर्धनगन फकीर चर्चिल हैं, विस्टन चर्चिल है इसका पूरा नाम। ठीक है, तो इसमें से कौन सा कथन गलत होगा? तो काफ़ी कन्फ्यूजन बन रहा होगा, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। ये चारों फैक्ट जो है महत्वपूर्ण है और परीक्षा के लिए भी उपयोगी है। जनरल अगर सामान्य ज्ञान में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और गांधी तो लगा ही है आपके दर्शन शास्त्र में। तो इसका सीधा आंसर होगा, कन्फ्यूजन नहीं होंगे, इसका सीधा आंसर होगा बी। ठीक है, तो ये जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। ठीक है ना, बाबू की उपाधि किसने दी थी? तो बाबू जो नाम दिया था वो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ठीक है, तो इस पॉइंट को अब नेहरू जी ने यह नाम दिया था। ठीक है, बाकी महात्मा टैगोर जी ने दिया था, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, और अर्धनगन फकीर, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे अंग्रेजों से, तो वो डरते थे महात्मा गांधी से काफ़ी। एक नाम और इन्हें पड़ा था, जैसे इनके गुरु आ जाएगा तो गुरु भी आप देख लेना, गोखले इनके गुरु थे। और एक नाम इन्हें केसरी ये हिंद की उपाधि जो है वो तो ब्रिटिश सरकार ने दी थी, वो आप जानते हैं, केसरी हिंद की, जब इन्होंने बीच में इसको वापस भी कर दिया था आज़ादी के समय। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। 10वां प्रश्न है, द स्कूल एंड सोसाइटी और स्कूल ऑफ टुमारो किसकी पुस्तक है? काफ़ी महत्वपूर्ण है। ए जॉन डीवी, बी अरस्तु, सी रविन्द्रनाथ टैगोर और डी अरविंदो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये होगा। ठीक है, यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। और द स्कूल सोसाइटी ये जो है अध्यापक के संबंध में इन्होंने चर्चा की थी, इस पॉइंट को भी आप नोट करेंगे। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसको समर्पित है? सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष और रविंद्रनाथ टैगोर। तो 11 नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी स्वामी विवेकानंद। ठीक है ना, तो स्वामी विवेकानंद को यह समर्पित है, इस पॉइंट को भी आप नोट रखें। अगला महत्वपूर्ण है, चारवाक दर्शन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? क्लासिकल, पूर्व मीमांसा, लोकायत, उत्तर मीमांसा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, चारवाक। ठीक है ना, अभी हमने पूर्व में जब प्रश्न पत्र में हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार से आस्तिक और नास्तिक पर भी हमने चर्चा की थी बेहतर रूप से। तो चारवाक दर्शन को जो है नास्तिक के रूप में माना जाता है। ठीक है, बौद्ध और जैन धर्म तो नास्तिक है ही, लेकिन चारवाक जो हिंदू धर्म जो षट दर्शन में है उसमें एकमात्र ऐसा दर्शन है चारवाक जिसको नास्तिक, जो नास्तिक के रूप में हम उसे मानते हैं। तो इसका सही आंसर, आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे, कन्फ्यूजन हुआ होगा, लेकिन निश्चित तौर पर इसका है लोकायतक, लोकायत। ठीक है, लोकायतक इसका है। अब देखो, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा आप तो जानते ही हैं। ठीक है, ये जैमिनी है। ठीक है, इससे प्रवक्ता जैमिनी है। उत्तर मीमांसा की बात करें तो बादरायण है इसके। ठीक है, ये वेदांग से संबंधित है, बादरायण है इसके। ठीक है, अगर हम क्लासिकल के नाम से जानते हैं तो क्लासिकल को किस नाम से भी जानते हैं? ये न्याय दर्शन है। जो क्लासिकल है ये न्याय दर्शन को हम दूसरा क्लासिकल जानते हैं। ठीक है, जैसे हम शिक्षण अभिरुचि में क्लासिकल सिद्धांत के नाम से किसको जानते हैं? जो प्राचीन है,
पुरातत्व, इस प्रकार से। तो क्लासिकल को न्याय दर्शन है। अब न्याय दर्शन का संबंध किससे है? तो न्याय दर्शन का संबंध है गौतम से, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात हुई। दूसरा, लोकायतक जो है ये दर्शन है, तो इस दर्शन से या चारवाक दर्शन से संबंधित है, ठीक है। तो इसी का ही नाम है, महत्वपूर्ण यह कि इसी का ही नाम है जो चारवाहक दर्शन है वो लोकायत तक है, इसी का संबंध है। दूसरा पॉइंट आपने यहाँ नोट करना है, एक तो नास्तिक के रूप में जो षट दर्शन में, जैन और बौद्ध तो मानते ही नहीं है, ठीक है, लेकिन जो षट हिंदू षट दर्शन है उसके अंतर्गत मात्र एक चारवाक दर्शन है जिसको हम किसके रूप में मानते हैं? नास्तिक के रूप में मानते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट, चारवाक का दूसरा नाम है लोकायत तक। दूसरा है इसको हम नास्तिक के रूप में मानते हैं, और जो इसके चारवाहक नाम इसको दिया जाता। अगर चारवाहक नहीं आ जाए, अगर कई बार चारवाहक इसमें नहीं आता है प्रवक्ता के रूप में, तो हम बृहस्पति भी आएगा उसमें, तो बृहस्पति आप ये भी नाम आएगा तो आप नोट कर लेंगे, ये भी इसके प्रवक्ता के रूप में माने जाते हैं, इन्हीं का ही दूसरा नाम है। तो यह पॉइंट आप निश्चित तौर पर नोट रखेंगे। आगे फिर महत्वपूर्ण प्रश्न है सत्यम शिवम सुंदर से, फिर क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन इस रूप में बन चुका है। तो निश्चित तौर पर जिससे कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आपसे बाहर नहीं होगा। प्लेटो ने शाश्वत मूल्यों की प्राप्ति के लिए सत्यम शिवम सुंदरम पाठ्यक्रम का आधार बताया, ठीक है। देखो उनका विचार सत्यम शिवम सुंदरम था, लेकिन पाठ्यक्रम में उन्होंने इसको आधार बताया है। अब किस आधार पर बताया तो आपको आकलन करना है। ए बौद्धिक नैतिक कलात्मक, बी नैतिक बौद्धिक और कलात्मक, सी कलात्मक भौतिक और नैतिक, और डी है बौद्धिक नैतिक और क्रियात्मक। तो इसका सही आंसर इसी क्रम में आपने करना है, ठीक है। सत्यम शिवम सुंदरम, सभी इन तीनों का ही रूप, ये तीन रूप है, लेकिन इस क्रम में आपने करना है सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में। तो आपने आकलन कर दिया होगा निश्चित तौर पे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये होगा, ठीक है। सत्यम का उन्होंने बौद्धिक रूप में माना था, शिवम का उन्होंने नैतिक रूप में माना था, और सुंदरम का उन्होंने कलात्मक रूप में माना था, ठीक है। इस क्रम में उन्होंने पाठ्यक्रम को रखा था। अगर हम बात करें तो उन्होंने बौद्धिक में एक साहित्य रखा था, दर्शन रखा था, भाषा रखा था, और नैतिक पाठ्यक्रम की बात करें तो उन्होंने इसमें राजनीतिक भी, आध्यात्मिक और राजनीतिक को रखा था। अगर हम कलात्मक की बात करें तो इसमें संगीत और काव्य को रखा था, ठीक है। कलात्मक में संगीत, और ये अंदर की बात है, लेकिन ये फैक्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार पहले बौद्धिक और नैतिक फिर कलात्मक, इस क्रम में आप इसको अवश्य एक बार देखने की कोशिश। अब चार रूप से हमने इसमें क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है। पहले हमने दूरदर्शन का भी क्या है, सत्यम शिवम सुंदरम है। प्राकृतिक जो है हमने इससे पूर्व पढ़ा था कि आदर्शवाद, सत्यम शिवम किसका का संबंध किससे? आदर्शवाद से संबंधित है, और प्लेटो का जो है कथन था। तो कहीं रूप में कहीं से भी क्वेश्चन बनता है तो निश्चित तौर पे आपसे दूर नहीं रहेगा। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न 14 है, क्रियात्मक शोध का के प्रकार हैं। तो क्रियात्मक शोध के कितने प्रकार होंगे? 5, 6, 2 और 4। तो क्रियात्मक शोध के जो प्रकार होंगे वो 4 प्रकार होंगे, ठीक है। तो 4 प्रकार जो है क्रियात्मक शोध के हैं। एक निदानात्मक है, निदान आत्मक। दूसरा से भागी, और तीसरा अनुभूति, और चौथा प्रायोगिक है। तो इन 4 जो है, इन 4 महत्वपूर्ण पॉइंटों को नहीं भूलेंगे आप, ठीक है। 4 निदानात्मक जो इसके प्रकार है, से भागी, अनुभूति और प्रायोगिक, ठीक है। अब कन्फ्यूजन मत होना, वो 6 कहीं पर 7 चरण दे रखे हैं, कहीं पर 5 चरण भी दे रखे हैं, वो अलग बात है, ठीक है। जो सोपान और चरण है, जैसे पहले योजना बनाना, ठीक है, योजना, कल्पना, विश्लेषण, संश्लेषण और निष्कर्ष निकालना, वो जो है पद, सोपान है, चरण है, ये प्रकार हैं, और दोनों में अंतर है। अगर शोध के प्रकार आए तो क्रियात्मक की बात करें तो 4 आएंगे, और उसमें अलग अलग हैं, अलग अलग विचारों ने अलग अलग माने, किसी ने 7, किसी ने 6, और मुक्त 6 और 5 ही माने हैं, ठीक है। वो शोध के सोपान है, जो चरण और सोपान।
कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है, शिक्षण के लिए आईसीटी के उपकरणों में शामिल नहीं है तो क्या नहीं होगा? ए गूगल क्लासरूम, बी माइक्रोसॉफ्ट टीमें, सी वेबसाइट और डी ऑनलाइन कोडिंग। तो सही आंसर क्या होगा? तो वेबसाइट, देखो वेबसाइट के अंदर तो बहुत सी चीज़ें हैं, तो वेबसाइट कोई है नहीं, ठीक है ना। बाकी क्लासरूम एंड इसके और भी हैं, क्रियात्मक शोध के और भी चरण हैं, तो इस पॉइंट को भी आप नोट रखेंगे। वैसे क्रियात्मक शोध के ज़्यादातर 6 चरण बताए गए हैं। सॉरी, आईटीसी के उपकरणों में 6 जो हैं इसके उपकरणों को माना गया है। अगला प्रश्न है 16, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान का संबंध है तो किससे होगा? केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान का संबंध है। ए एनसीईआरटी, बी एनसीटीए और सी यूजीसी और डी एससीईआरटी। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जहाँ एनसीईआरटी और एससीईआरटी आएगा तो निश्चित तौर पर जो होगा एनसीईआरटी इसका आंसर होगा, ठीक है। अब देखते हैं, हम देखते हैं कि एनसीईआरटी के जो है यूजीसी के 6 जो है क्षेत्रीय कार्यालय हैं, संस्थान हैं, इसके एनसीईआरटी के 5 हैं, ठीक है, और एनसीटीए के जो हैं 4 हैं, ठीक है। वो क्षेत्रीय संस्थान है, ये क्षेत्रीय कार्यालय की संख्या है। लेकिन अगर आ जाएगा कि एनसीईआरटी के जो हैं, महत्वपूर्ण है यह प्रश्न, जो 4 क्या हैं? सहयोगी संगठक हैं, 4 सहयोगी संगठक हैं एनसीईआरटी के। इस पॉइंट को आप नोट रख लेंगे, ठीक है। और उसी के तहत इसका एक भाग क्या है? केंद्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, निश्चित तौर पर इसी से संबंधित है, एनसीईआरटी से संबंधित। अगला प्रश्न है, प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड और तकनीकी शिक्षा बोर्ड किस आयोग का सुझाव था? बी कोठारी, बी मुदालियार, सी 1986 नीति और डी यशपाल समिति। तो यह सुझाव किसका था कि इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड और तकनीकी शिक्षा सलाहकार जैसे बोर्डों की स्थापना होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा मुदालियार आयोग होगा, ठीक है। और ये आपके पास लगा ही है, पहला मुदालियार लगा हुआ है, फिर कोठारी है, राधा कृष्ण आयोग आपके सिलेबस में लगा नहीं है, और 86 आपके सिलेबस में लगा है। तो इन पॉइंटों को भी आप नोट करेंगे कि इसके अंतर्गत देखो आपने तो ये पढ़ना ही है कि ये 48 का था या 66-54 का इसकी स्थापना हुई थी, इसमें कितने अध्याय थे, उसके बाद इसकी भूमिका आपको निश्चित तौर पर पढ़ना भी पड़ेगा। और जिस प्रकार से आप नया सिलेबस आपने देखा होगा अभी विगत अगले हफ्ते पहले जो संडे को पेपर हुआ था, तो निश्चित तौर पर रचनात्मक, जहाँ पर आपको चिंतन करना पड़ेगा, क्वेश्चन में हलवा नहीं मिलेगा आप, और इसको हलवा खाने के लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी मित्रों, और बेहतर रूप से आप मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पर उसका फल भी मीठा होगा। तो दोनों तरीके से आप उसको भी मद्देनज़र रखेंगे कि किस प्रकार के पाठ्यक्रम के हिसाब से, और अब जो है यूके SSS किस प्रकार से का मॉडल पेपर बना रहा है। अगला प्रश्न है 18 नंबर का, समग्र शिक्षा अभियान 2.0 को कब से कब तक बढ़ाया गया है? 18 से 22, 21 से 26, 20 से 25 और 20 से 26, 2000 की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 21 से 26 तक इसको बढ़ाया गया है। और कई बार ज़्यादा देखा होगा आपने कि कहीं 21 का समग्र शिक्षा अभियान का मिल रहा है, इसलिए मिल रहा है कि जो 18 तो चला गया, 18 में इसका हुआ था ना, 2018 में, तो तब वो कार्य समाप्त हो चुका है। तो आप ज़्यादा अगर सर्च करते होंगे तो 21 आपको मालूम पड़ता होगा, तो अब ये 26 तक बढ़ाया गया है। इस पॉइंट को भी आप नोट करेंगे। अगला प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में कितने अध्याय हैं? 11 अध्याय, 12 अध्याय, 7 अध्याय और 38 अध्याय। तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी, ठीक है। और 2010 को यह लागू हुआ था शिक्षा का अधिकार। काफ़ी महत्वपूर्ण बातें इसमें, लेकिन ये 7 इसमें अध्याय हैं। और जो 38 आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, ये खंडों में विभक्त है, 7 अध्याय और 38 खंड। ये आज आएगा तो आप इस पॉइंट को भी नहीं भूलेंगे।
अगला प्रश्न है NEP 2020 के तहत पूर्व स्नातक स्तर पर केंद्रीय उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण संस्थान होंगे। तो किस प्रकार से, देखो NEP में आपने देखा होगा कि 3 प्रकार के शिक्षण संस्थानों की कल्पना की गई थी, ठीक है, उस शिक्षा के लिए। तो उसमें से एक शिक्षा, तीसरा जो पॉइंट है पूर्व स्नातक शिक्षा, और केंद्रीय उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण संस्थान खोलेगी या खोले जाएंगे, यह NEP 2020 में था। तो कौन सा था? ए मिशन नालंदा और तक्षशिला, मिशन नालंदा और बोध गया, मिशन नालंदा और विक्रमशिला, और डी है मिशन तक्षशिला और मिथिला। ये सारे जो है पूर्व जो है हमारे प्राचीन काल के जो क्या थे शिक्षण संस्थान थे। और तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला ये तो ऐसे ऐसे थे कि विदेशों से, चीन से और अन्य देशों से भी यहाँ अध्ययनार्थी अध्ययन के लिए, शिक्षा के लिए आते थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए, ठीक है। नालंदा और तक्षशिला की बात की कि इस प्रकार के 2 संस्थान खोले जाएंगे पूर्व स्नातक स्तर के लिए। अब इसका 3 भाग है। पहला भाग में क्या है कि पहला भाग में है विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान खोले जाएंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि इसी के तहत जो है अनुसंधान, जो रिसर्च वाले सेंटर हैं वो खोले जाएंगे। और तीसरा पॉइंट है जो बौद्धिक शिक्षा हमारे वो भी जीवित रखे, इस प्रकार के संस्थान खोले जाएंगे। अब आपको निश्चित तौर पर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं इस प्रकार के पॉइंट NEP 2020 में। अगला प्रश्न है 4500 4500 अंग्रेजी विशेषांकों की अल्पोर्ट सूची का विश्लेषण किया था। तो किसने किया था? बहुत महत्वपूर्ण। अल्पोर्ट ने, कैटिल ने, आईजेंक ने और रॉबर्ट मैक्रे ने। तो किसने किया था? 4500 अंग्रेजी विशेषांकों का उन्होंने अध्ययन किया था। अभी इस पर चर्चा करेंगे। आप इसका आंसर दे चुके होंगे, तो इसका सही आंसर होगा कैटल ने। जो कैटिल ने जो सील गुण दिया था ना, सील गुण, वो सील गुण ऐसे ही नहीं दिया था, उनने इन विशेषांकों पर, कितनी महत्वपूर्ण बात है, तब उन्होंने 16 सील गुणों को माना था। तो 45,500 अंग्रेजी विशेषांकों की अल्पोर्ट सूची का विश्लेषण किया था। उसके बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे, और कैटिल ने फिर 16 जो है सील गुण, जिसको हम काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है, और उनका अल्पोर्ट नाम सूची दिया गया, तो कन्फ्यूजन मत होना। तो महत्व क्या हुआ, जब आपको नए क्वेश्चन नहीं मिलेंगे तो इन साधारण क्वेश्चन को आप खुद देख सकते हैं, उस पर चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं। लेकिन जब नया क्वेश्चन मिलता है और एग्जाम्पल के तौर पर आपको मिलता है, तो निश्चित तौर पर आपके दिमाग में घुसेगा ही घुसेगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर का, चिंतन के मुख्यतः प्रकार माने गए हैं। ए प्रत्यक्षात्मक चिंतन, बी संप्रत्यात्मक चिंतन, सी तार्किक चिंतन, और डी है उपरोक्त में से सभी। जो चिंतन के कितने प्रकार माने गए हैं, तो चिंतन इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा, यानी 3 प्रकार माने गए हैं, ठीक है। प्रत्यक्षात्मक, संप्रत्यात्मक, तार्किक, और, ठीक है। तो इन पॉइंटों को आप नोट रखेंगे। ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण होगा। CCE सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में योगात्मक मूल्यांकन का अंक भार होगा 60%, 40%, 50% और 25%। देखो इसमें क्या होता है कि 100% अंक भार हमने देने हैं, तो किस प्रकार का होगा? तो इसका आंसर क्या होगा 23 का? तो इसका सही आंसर होगा 60% होगा, ठीक है। आप तो जानते हैं 40 और 60। अब जो है योगात्मक का भार ज़्यादा होगा, अंक भार होगा या मूल्य भार जो है 60% होगा। अगर हम बात करें तो दूसरी ओर देखिए, हम रचनात्मक भी उसको हम कह सकते हैं, और रचनात्मक आएगा तो उसमें जो अंक भार क्या होगा भाई, योगात्मक तो हम लास्ट में करेंगे, पहले रचनात्मक की अध्ययन हम विद्यार्थी का अध्ययन देखेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा 40% जो है रचनात्मक अंक भार होगा, और 60% क्या होगा
योगात्मक होगा। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। अब देखते हैं, कई बार हमारा हम साधारण तौर पर यह भी कहते हैं कि मूल्यांकन हो या सतत मूल्यांकन हो, अपना आकलन मूल्यांकन, एक दिनचर्या की भाषा में भी हम इसका ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, और जिसको एक साहित्यिक भाषा में थोड़ा भारीपन इसमें लगता है हमें मूल्यांकन आकलन पे। तो देखते हैं, थोड़ा इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखो, आकलन होता है बच्चों में सुधार की एक रीति होती है कि आप सुधार कर सकते हो उसका आकलन, ठीक है, कि जहाँ पर कुछ रिक्तियाँ रह गई है, कुछ कमियाँ रह गई हैं, तो आप बालक में सुधार करोगे और उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे। अगर योग की बात करें तो वह आकलन हो उसके बाद ही होगा योगात्मक, जब निदान भी होगा या आकलन होगा उसके बाद योगात्मक होगा। इस पॉइंट को आप नोट रखेंगे। मतलब कुल मिला के मूल्यांकन का तात्पर्य वो शैक्षिक कार्यक्रमों से है, प्रक्रिया से है, या योजना से भी है, ठीक है। देख लेते हैं, आपके दिमाग में कुछ बैठ जाएगा, काफ़ी बार कन्फ्यूजन हो जाता है। तो रचनात्मक का हम या सतत का हम मूल्यांकन किस आधार पर करते हैं? योजना प्रक्रिया के आधार पर। और आकलिक या योगात्मक को हम किस पर लाते हैं? जैसे योजना, कार्यक्रम बनाना है, समग्र, उसमें समग्र आ जाएगा, योगात्मक में समग्र आ जाएगा। अब बाकी अभी मैंने समझा दिया कि आकलन और मूल्यांकन के बारे में, तो आप पढ़ सकते हैं। मूल्यांकन इससे कहीं पर हमें 3 प्रकार से भी मिलता है। तो मूल्यांकन जैसे परिणामात्मक भी हो सकता है, गुणात्मक। परिणामात्मक मौखिक, लिखित और योगात्मक। लेकिन मूल्यांकन आप देखेंगे तो मुख्यतः 3 प्रकार आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। एक तो निर्माणात्मक, दूसरा योगात्मक, और तीसरा होगा सतत और व्यापक मूल्यांकन। इस पॉइंट को आप नोट करेंगे, कई बार क्वेश्चन पूछा ये आपके पूरा टॉपिक ही लगा हुआ है आपके उसमें, तो शायद खिचड़ी पक चुकी होगी। लेकिन आप निश्चित तौर पर यही देख लेना कि आकलन मूल्यांकन को फिर समझ लेना। कौन सा पुरस्कार तथा दंड से संबंधित है, ठीक है। ए प्रभाव का नियम, बी अभ्यास का नियम, सी मनोवृत्ति का नियम, और डी सदृशता का नियम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पुरस्कार और दंड से संबंधित है। ये महत्वपूर्ण हो सकता है आपके लिए, महत्वपूर्ण हो सकता है, और आपके पाठ्यक्रम में ये लगा हुआ है। तो इस पॉइंट को आप देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो आपने इसका आकलन कर दिया होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा प्रभाव का नियम, ठीक है। आप इस नियम को, इस पॉइंट को नहीं भूलेंगे। प्रभाव को नियम को आप याद रखेंगे कि इसको आप, प्रभाव का जो पुरस्कार और दंड आएगा तो प्रभाव के नियम में आएगा। इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे। आपके सिलेबस में देखो थॉर्नडाइक लगा हुआ है आपके उसमें, ठीक है। थॉर्नडाइक लगा हुआ है और उनका जो सिद्धांत लगा हुआ है, आपको प्रयत्न और भूल का सिद्धांत लगा हुआ है। दूसरा आपको पावलोव देखना है, शास्त्रीय अनुबंधन, जिसके बारे में क्लासिकल भी कहते हैं, अभी पूर्व में मैंने चर्चा की, और प्राचीन नाम से भी इसको जाना जाता है। क्रिया प्रसूत आप जानते हैं स्किनर का है। तो ये 4 आप नाम निश्चित तौर पर आप नोट रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। और थॉर्नडाइक को तो आप भूलेंगे नहीं। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ है, ठीक है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ है। ए बुरी आदतों को त्यागना, बी स्वभाव निर्माण, और सी धनात्मक अभिवृत्ति, और डी है उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सभी होगा, उपयुक्त में से सभी, ठीक है। शास्त्रीय भी क्लासिकल सिद्धांत के बारे में मैंने बात की थी, किसका है? पावलोव का है, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का अन्य नाम है। तो क्या नाम होगा? मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, बी यांत्रिक सिद्धांत, सी अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, और डी प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत। तो प्राचीन के बारे में मैंने अभी बताया, ये तो बाहर हो जाएगा सीधा, ठीक है। अभी बताया था जिसको क्लासिकल सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यांत्रिक होगा। अब ये नाम बहुत कम सुना होगा आपने, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट रखना है कि जो पहले तो क्रिया प्रसूत सिद्धांत को आप जानते हैं कि स्किनर का है, ठीक है, स्किनर का है। अब
पिछली बार भी 2-2 प्रैक्टिस सेट में 2-2 और 3 क्वेश्चन पूछे गए थे 2021 में, यह आप अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, इन्हीं से पूछा गया था। तो अब देखते हैं कि वास्तव में प्रयत्न जो स्किनर का है, तो उससे एक तो पॉइंट नहीं भूलेंगे, क्रियाप्रसूत तो है ही, एक आप देखेंगे संक्रियात्मक, और दूसरा आप नहीं भूलेंगे निमेतिक अनुबंधन, अभिप्रेरणक भी इसको कहा जाता है, और यांत्रिक भी आ जाएगा। तो इसी पर आप पॉइंट, ये दर्शन साध में निमेतिक आपने पॉइंट दर्शन साध में देखा होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत तो आप जानते ही हैं, तो इन सिद्धांतों को आप निश्चित तौर पर लगा हुआ है, विशेष करके इनका नाम तो दिया ही है, पावलोव का नाम दिया है, स्किनर का नाम दिया है, थॉर्नडाइक का नाम आपके सिलेबस में दिया है। तो इनको आप निश्चित तौर पे, और बाकी जीन पियाजे को तो आप जानते हैं संज्ञानात्मक, तो ये 4 नाम आपके उसमें सिलेबस में डाल रखे हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरण नहीं है? ए प्यास, बी भूख, सी निंदा, और डी उपयुक्त में से सभी। तो यह क्वेश्चन तो निश्चित तौर पर आप जानते ही होंगे, सरल होगा। तो इसका सही आंसर होगा निंदा होगा। अब ये सरकारी आंसर नहीं होगा इसमें, ठीक है। ऊपर दो तीन आंसर में दिया था उपयुक्त सभी, तो सब में नहीं हो सकता है, ये ध्यान भी आपको रखना है भाई। इन्हीं ध्यान से आप बच जाओगे तो निश्चित तौर पे जहाँ से 4-5 क्वेश्चन हमारे सिंपल गलत होते हैं, हर किसी के ये होते हैं, क्योंकि आदमी का एक स्वभाव होता है, उसकी प्रथम दृष्टि, प्रथम नज़र, प्रथम स्वभाव होता है कि वो वहाँ जाता है जहाँ उसको अनुकूल वातावरण लगता है। और यही हमें दिक्कत हो जाती है कि जहाँ हम सीधा ही फाइट से रैंक से बाहर हो जाते हैं। बाकी सभी समान तौर पर, सभी की मानसिकता, सभी वही बुक है, सभी इसी प्रकार से सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अध्ययन कर रहे होंगे। तो इसका आंसर निंदा नहीं होगा, निंद्रा है। भूख है, प्यास है, निंद्रा है, काम है, वासना है, और निंदा है, निंदा नहीं होगा। ये जन्मजात नहीं है, निंदा नहीं है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप बोलेंगे, छोटी सी बातें हैं, तो यही ध्यान आकर्षित आपको करना होगा। अगला है, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन की प्रक्रिया अधिगम है। स्किनर, गेट्स, वुडवर्थ और साइमन। तो इसका आंसर क्या होगा सही? नवीन ज्ञान और नवीन, तो इसका सही आंसर होगा वुडवर्थ होगा, ठीक है। और अंतिम क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अच्छा मिश्रण किया गया है। आप निश्चित तौर पर जब आप देखोगे तो एक समझ आपको निश्चित तौर पर विकसित होगी, और जब हम एक समझ विकसित हो जाती तो अपने पाठ्यक्रम को फिर हम टटोलने की कोशिश करते हैं, अपने नोट्स को देखने की कोशिश करते हैं। दर्पण चित्र परीक्षण का संबंध है, मिरर कहते हैं जिसको ना, अंग्रेजी लोग हैं काफ़ी लोग, वो समझ नहीं रहे होंगे कि दर्पण क्या होगा। तो ए बुद्धि से, बी अधिगम से, सी अभिप्रेरण से, और डी मूल्यांकन से। तो दर्पण चित्र परीक्षण का संबंध किससे होगा? तो इसका सीधा आंसर होगा, यानी अधिगम से होगा। अधिगम या सीखना एक ही है, आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे। तो मित्रों, आज 30 क्वेश्चन संपूर्ण पाठ्यक्रम पर थे, और अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने मित्रों तक भी शेयर कीजिएगा, जिससे यह बेहतर प्रैक्टिस सेट उन तक भी सुलभ और सुचारू रूप से पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही। सभी मित्रों का